हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल लाइव क्लास स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। कर दीजिए कंफर्म क्विकली, मैं आपका वेट कर रहा हूं। ओके, लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, पीएनबी प्रमोशन एग्जाम्स के लिए ये केस स्टडी हमारा सेकंड वीडियो लेसन है, जो पीएनबी के स्केल 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 प्रमोशन एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। तो चलिए इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे और ये तीनों ही केस स्टडीज़ इन्वेस्टमेंट जो सिक्योरिटीज़ में हैं उनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस बनती हैं उनको लेकर के हम ये केस स्टडीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट केस स्टडी है। फ्रेंड, किसी भी केस स्टडी में अगर आपको बेटर स्कोरिंग करना है तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को बहुत केयरफुली हमने अंडरस्टैंड करना है। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो पहले हम पढ़ते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन को और साथ साथ इसको रीड करेंगे। सो रीड इट वेरी केयरफुली। यू आर पोस्टेड इन ट्रेजरी डिवीजन ऑफ योर बैंक। Recently, bank has deputed 2-3 scale 2 officers for training for grooming them to use their services in future in treasury. Currently, they are being exposed to government security segment. तो इस मीन हमारे इस केस स्टडी में जो फोकस रहेगा वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेगमेंट के ऊपर रहने वाला है। लेट अस गो फर्दर। यू आर कन्फ्रंटेड विद फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम देम। तो ये जो 2-3 अब आपके पास स्केल 2 ऑफिसर्स आए हैं तो ये आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो यू आर कन्फ्रंटेड विद फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम देम विच यू नीड टू आंसर टू गाइड देम। तो इन क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड करना है और उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। योर गाइडेंस शुड स्ट्रिक्टली बी एज पर आरबीआई एक्सटेंट गाइडलाइंस। आपने जो गाइडेंस देनी है ये जनरल गाइडलाइन नहीं उनको देनी है। कोई जनरल प्रिकॉशंस आपने उनको नहीं बताने हैं। आपने स्ट्रिक्टली जो कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस हैं तो ये गाइडेंस आपने उस कॉन्टेक्स्ट में प्रोवाइड करनी है। तो आई थिंक आवर टास्क इज क्लियर। फ्रेंड, इस केस स्टडी को हैंडल करने के लिए इट इज़ बट नेचुरल जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रेजेंट गाइडलाइंस हैं ऑन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, बैंकों के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को लेकर के जो रिजर्व बैंक की करंट गाइडलाइंस हैं जो 2023 के अंदर चेंज की गई थी, उन गाइडलाइंस के बेसिस के ऊपर हमें ये गाइडेंस उनको प्रोवाइड करनी है। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। वाइल पुटिंग थ्रू दीज ट्रांजेक्शंस विच अकाउंट शैल बी यूज्ड। तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कोई ट्रांजैक्शन की जाती है तो ये ट्रांजैक्शंस इनमें से किस अकाउंट के थ्रू पुट इन की जानी है, यानी उसके थ्रू अकाउंट के थ्रू रूट की जानी है। सो 1 सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट SGL अकाउंट, 3 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड सेल अकाउंट, 4th रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ई कुबेर अकाउंट। तो हमने किस अकाउंट को यूज करना है फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग और पुटिंग थ्रू दीज ट्रांजेक्शंस। फ्रेंड्स, अब में से जो स्टूडेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेगमेंट को डील करते हैं इन द ट्रेजरी, तो दे मस्ट बी अवेयर कि ये जो ट्रांजेक्शंस हैं हम इनमें से किस अकाउंट के थ्रू रूट करते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसके लिए यूज काम करते हैं सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट। So this is an account which is a special account which is maintained with the Reserve Bank of India. तो इस अकाउंट के थ्रू ये ट्रांजैक्शंस अंडरटेक करते हैं। तो एक होता है SGL अकाउंट, एक होता है कॉन्स्टिट्यूएंट SGL अकाउंट।
अगर ये ट्रांजैक्शन हम बैंक के बिहाफ के ऊपर कर रहे हैं, अपने ही बैंक के बिहाफ के ऊपर, तो ये अकाउंट्स यूज़ करते हैं। और अगर हम जैसे आरआरबी के बिहाफ के ऊपर ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूएंट जनरल एसजीएल अकाउंट को यूज़ करेंगे। तो दिस मीन ये अकाउंट हम यूज़ करेंगे जब हम ये ट्रांजैक्शंस किसी और के लिए कर रहे हैं। तो आई होप दिस आंसर इज क्लियर। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। लेट अस रीड द सेकंड क्वेश्चन। टॉप मैनेजमेंट हैज आस्क्ड टू शॉर्ट सेल 91 days ट्रेजरी बिल्स। What is maximum amount which ट्रेजरी कैन शॉर्ट सेल? तो यहाँ पे हमने शॉर्ट सेलिंग करनी है, और शॉर्ट सेलिंग किसकी करनी है? 90 days ट्रेजरी बिल्स की। क्योंकि ये 90 days ट्रेजरी बिल हैं तो इनको हम लिक्विड सिक्योरिटीज भी कहते हैं। तो इसमें मैक्सिमम अमाउंट हम कितना शॉर्ट सेल कर सकते हैं? सो शॉर्ट सेल क्या होता है फ्रेंड? शॉर्ट सेल इज ए ट्रांजैक्शन जिसमें सिक्योरिटीज अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनको बेच देते हैं। तो इट इज ए सेल ट्रांजैक्शन। इट इज फॉर दोज सिक्योरिटीज विच वी डू नॉट ओन एज येट। अभी इन सिक्योरिटीज को हम ओन नहीं करते, हम सब्सिक्वेंटली मार्केट से परचेज करेंगे और फिर इनकी डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग इस पर्टिकुलर केस में हमने बताना है मैक्सिमम अमाउंट। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करेंगे। 2% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ ईच सिक्योरिटी और ₹500 crore विच एवरेज लोअर, ये एक ऑप्शन है। दूसरी, 2% ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ ईच सिक्योरिटी और ₹500 crore विच एवरेज हायर। ऑप्शन सी, 1% ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ ईच सिक्योरिटी और ₹500 crore विच एवरेज हायर। 1% ऑफ आउटस्टैंडिंग टोटल स्टॉक ऑफ ईच सिक्योरिटी और ₹500 crore विच एवरेज लोअर। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन यहाँ पे क्या कहती हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो उन गाइडलाइंस के मुताबिक सो दिस कैन बी 2% ऑफ सच। सो 2% ऑफ टोटल स्टॉक ऑफ ईच सिक्योरिटी। सो दिस मीन आइदर आंसर ए होगा या आंसर बी बनेगा। तो 2% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ ईच सिक्योरिटी और ₹500 crore। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट है विच एवरेज हायर आएगा या विच एवरेज लोअर आएगा? तो इट विल बी विच एवरेज हायर। तो दिस मीन आवर आंसर हियर विल बी आंसर बी। तो जो भी हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग स्टॉक है हर एक सिक्योरिटी का, उसके 2% तक हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। Now we shall go to the third question. So third question क्या है? हाँ, इसमें एक और बात को नोट कर लेंगे। अगर ये लिक्विड सिक्योरिटीज़ हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था दिया, तो हमने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था लिक्विड सिक्योरिटीज़। तो अगर ये लिक्विड सिक्योरिटीज़ हैं तो ये परसेंटेज 2% रहता है, और अगर ये लिक्विड सिक्योरिटीज़ नहीं हैं, अदर सिक्योरिटीज़ हैं, तो ये परसेंटेज 1% रहता है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इफ दिस शॉर्ट सेल इज मेड ऑन March 22, मैक्सिमम इन हाउ मच पीरियड द शॉर्ट पोजीशन विल बी कवर्ड बाय द ट्रेजरी। अगर ये शॉर्ट सेल किया जाता है 91 days ट्रेजरी बिल्स का, और ये सेल होता है March 22 को, तो हमारे पास मैक्सिमम कितना पीरियड है जब हम इस ट्रांजैक्शन को सिक्योर करेंगे, यानी कवर करेंगे हम इस ट्रांजैक्शन को। तो कितने पीरियड में हम इस ट्रांजैक्शन को कवर करेंगे, और कवर हमने कैसे करना है? तो ये शॉर्ट सेल है तो हम परचेज करके इसको कवर करेंगे।
तो चलिए हम ऑप्शन को देखें पहले। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। विद इन 15 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, तो जिस दिन हम ये शॉर्ट सेल कर रहे हैं उसके 15 दिनों के अंदर हमने इसको कवर कर लेना है, या विद इन 1 मंथ, और विद इन 3 मंथ्स, और विद इन 6 मंथ्स। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्शन इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या कहती हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्शन को अगर हम देखें तो डायरेक्शन हमें पीरियड देते हैं 3 मंथ्स का। सो 3 महीने के अंदर ये शॉर्ट सेल हमने कवर करनी है। तो मार्च 22 का अगर ये ट्रांजेक्शन है तो इट मीन्स बाय जून 21 हमने इन ट्रांजेक्शन को कवर करना है, बिकॉज वी गेट 3 मंथ्स। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन तीनों के आंसर्स। तो आई होप कि आपको इस बात का तो इम्पोर्टेंस ज़रूर पता चलेगा कि अगर हमें रूल्स नहीं पता हैं, अगर हमारा फंडा, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर केस स्टडी क्वेश्चन को हैंडल करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट टास्क रहता है। तो चलिए अब हम एक और केस स्टडी को कवर करते हैं, और वो केस स्टडी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से ही रिलेटेड है। आज हमारी ऑल द 3 केस स्टडीज़ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के ऊपर रिलेटेड हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2023 यानी 2023 का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर है उसी के ऊपर ये बेस्ड हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। बैंक Z वांट्स टू मेक इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विच आर एलिजिबल फॉर SLR एंड ऑल्सो फॉर कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज। तो यहाँ बैंक ने 2 प्रकार की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी जो SLR के लिए एलिजिबल रहती हैं, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज के लिए भी जो SLR के लिए एलिजिबल नहीं होती। एज ऑन मार्च 31 ऑफ प्रीवियस ईयर मीन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, द कैरिंग अमाउंट was rupees 50,000 crore इन नॉन SLR सिक्योरिटीज। नॉन SLR सिक्योरिटीज के अंदर जो कैरिंग अमाउंट था, कैरिंग अमाउंट क्या होता है? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द बैंक विच इज टेकन टू द बैलेंस शीट। तो जो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं उस अमाउंट को हम कहते हैं कैरिंग अमाउंट। Indian economy's position is expected to substantially improve in the coming 2-3 years. Why? Because economic activities has picked up substantially, as indicated by PMI. PMI मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, PMI सर्विसेज के लिए। सो परचेज मैनेजर्स इंडेक्स जो हमें बताता है कि आउटलुक क्या है आने वाले डेज के अंदर, तो वो आउटलुक सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है। आगे इन्फॉर्मेशन को देखते हैं क्या है। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो रिलैक्स्ड FPI इन्वेस्टमेंट रूल्स इन सर्टन सेक्टर्स। सो गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर्स के अंदर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूल को भी रिलैक्स किया है। तो दिस मीन ऑन वन साइड इकोनॉमी ऊपर जाएगी, एक्सपेक्टेड है। तो अगर इकोनॉमी ऊपर जाएगी तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने ये रिलैक्सेशन कर दी है, तो इट मीन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी पैसा ज़्यादा लगाएंगे हमारे शेयर सिक्योरिटीज़ मार्केट के अंदर। बैंक्स ट्रेजरी डिवीजन एक्सपेक्ट्स सब्सटेंशियल गेन्स। बैंक का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसको लगता है कि अगर हम इस समय डील्स में एंटर कर जाएं तो फ्यूचर में जाके हमें सब्सटेंशियल गेन्स हो सकते हैं जो हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। इफ़ बैंक एंटर्स इनटू डील्स इन कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज राइट नाउ, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, FPI का पैसा सब्सटेंशियली आने वाला एक्सपेक्टेड हो सकता है, तो इट मीन्स जो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस इंक्रीज करने की पॉसिबिलिटी तो बनती है। अकॉर्डिंगली ट्रेजरी डिपार्टमेंट प्लेसेस ए नोट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर अप्रूवल। तो इस पर्पस के लिए ट्रेजरी बोर्ड के पास एक नोट प्लेस करती है, एक प्रपोजल प्लेस करती है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है। सो बोर्ड नीड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब ये इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और इन्फॉर्मेशन स्ट्रिक्टली इट शुड बी अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइंस।
अब ये इंफॉर्मेशन कौन कौन सी सीख गई जा रही है, हमारे क्वेश्चंस क्या क्या हैं, वही क्वेश्चंस हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो बोर्ड सबसे पहले में क्या पूछता है, इन विच टाइप ऑफ सिक्योरिटीज द इन्वेस्टमेंट नॉन एलएसआर सिक्योरिटीज कैन बी मेड। तो आपने शायद इस नोट के अंदर, प्रपोजल के अंदर ये नहीं लिखा कि नॉन एसएलआर जो सिक्योरिटीज़ हैं, अगर उनमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनमें कौन कौन सी टाइप की सिक्योरिटीज़ रहती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है बोर्ड को। तो ये ऑल टाइप ऑफ डेट सिक्योरिटीज़ एंड इक्विटी सिक्योरिटीज़ इसमें हो सकती हैं। तो दिस कुड बी वन पॉसिबिलिटी। डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय लिस्टेड कंपनीज विच कंप्लाई विद स्टॉक एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स। तो डेट सिक्योरिटीज़ होंगी तो जिसमें वो सिक्योरिटीज़ लिस्टेड कंपनीज की होंगी जो कंप्लाई विद करेंगी स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट्स को। या डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय लिस्टेड कंपनीज विच कंप्लाई विद सेबी रिक्वायरमेंट्स। या डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय लिस्टेड एंड नॉन लिस्टेड कंपनीज विच कंप्लाई विद गवर्नमेंट गाइडलाइंस। तो आपने बताना है बोर्ड को कि इनमें कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ आती हैं। तो अगर प्रपोजल के अंदर आप लिख देते तो फिर बोर्ड को ये ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हो सकता है बोर्ड ने ये ऑब्जर्वेशन उसी बेसिस के ऊपर रेज की हो कि आपने उसमें लिखा नहीं है। तो अब हमें बताना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हमें कौन सी सिक्योरिटीज़ परमिट करती है। फिर गवर्नमेंट की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक ये डेट सिक्योरिटीज़ होंगी जो लिस्टेड कंपनीज इशू करेंगी। तो एक तो ये डेट सिक्योरिटीज़ होंगी, दूसरे ये लिस्टेड होंगी, तीसरे ये वो कंपनीज करेंगी सो जिनको सेबी ने अप्रूव किया हुआ है, यानी वो सिक्योरिटीज होंगी जो सेबी अप्रूव्ड होंगी। तो ये तीन उसके फीचर्स हैं। तो ये तीन फीचर मिलते हैं हमारे इस ऑप्शन के साथ। तो ये हमारा रिप्लाई हो गया फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो चलें अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। इफ बैंक वांट्स टू मेक इन्वेस्टमेंट इन नॉन लिस्टेड सिक्योरिटीज, जैसा कि ये प्रपोजल है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम कैरिंग अमाउंट। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी बैलेंस शीट में कितना अमाउंट लेके जा सकते हैं। बिकॉज बैंक को बोर्ड को और बैंक को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो हम कैरी करके ले जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, वो मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा, यानी कितनी वैल्यू हम अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ₹10,000 crore being 20% of total investment in non-SLR securities at end of 31st March of previous year. So previous year की आउटस्टैंडिंग कितनी है? 50,000 करोड़ की सिक्योरिटीज हैं। सो इसके 20% तक हम ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो 20% कितना हुआ? 10,000। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन क्या है? 10% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, जो 5,000 बनता है, हम वहाँ तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसको हम कैरी कर सकेंगे बैलेंस शीट के अंदर। तीसरा, ₹2,500 करोड़ जो 5% होगा उस टोटल इन्वेस्टमेंट का जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के ऊपर आउटस्टैंड कर रही है। ऑप्शन डी, ये केवल 2.5% होगा और अमाउंट उसका बनेगा 1,250 करोड़ जो हम इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आपके सामने फिर वही फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये सर्कुलर आपने पढ़ा है? अगर आपने इस सर्कुलर को पढ़ा है और ध्यान से इसको अंडरस्टैंड किया, अपनी कॉपी में नोट भी किया है, तो फिर आसानी से हम क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस क्या कहती हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस कहती हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से 10% हो सकता है इन नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज़ के अंदर। तो ये मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना हुआ हमारा? 10%। और अमाउंट वाइज मैक्सिमम कितना हुआ? 5,000। तो ये हमारा आंसर बन गया फॉर क्वेश्चन नंबर 2। सो आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। अब ये देखिए कि केस स्टडी रूल्स के ऊपर बेस्ड डेवलप कैसे होती है, कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, कैसे उन क्वेश्चंस को हैंडल करना है, कॉन्सेप्ट की क्या इंपॉर्टेंस है और कॉन्सेप्ट को हमने फिर यूज़ कैसे करना है। तो ये सारी बातें
केस स्टडीज़ में आपको एक्सप्लेन की जा रही हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो इसका तीसरा क्वेश्चन, तो ये तो वही गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे केस स्टडी नंबर ये 2 हमारी है, नंबर 1 नहीं नंबर 2 है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। वाइल कैलकुलेटिंग परसेंटेज सीलिंग, जो 10% हमने कैलकुलेट की थी इन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इन नॉन एसएलआर। तो कौन कौन सी वो सिक्योरिटी हैं जिनको हम उस टोटल इन्वेस्टमेंट में लेंगे। कहीं ये तो नहीं होगा कि हम उसमें कोई गलत सिक्योरिटीज़ ले लें और हम गलत अमाउंट को कैलकुलेट करें, जिससे या तो हम अंडर इन्वेस्टमेंट करें या ओवर इन्वेस्टमेंट करें और फिर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करेगा जब हमारी इंस्पेक्शन होगी। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ को हम इस टोटल इन्वेस्टमेंट के अंदर लेंगे जो नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज़ का इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए हम ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ये हमारी 4 ऑप्शंस हैं। तो देखें इनमें हमारा आंसर कौन सा बनता है। तो यहाँ पे मैंने उसका सीरियल नंबर करेक्ट कर दिया है। सो ये 2 नंबर केस स्टडी का ही पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3, वाइल कैलकुलेटिंग परसेंटेज सीलिंग, तो इनमें कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ को हम लेंगे। तो यहाँ पे आरबी की एक्सटेंट गाइडलाइंस क्या क्या हैं। आरबी की एक्सटेंट गाइडलाइंस कहती है कि हम इसमें शेयर्स को ले सकते हैं, हम इसमें बॉन्ड्स को ले सकते हैं, हम इसको डिबेंचर्स को ले सकते हैं। इसके अंदर अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है सब्सिडरी कंपनीज के अंदर उसको ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट जॉइंट वेंचर में किया तो उसको भी ले सकते हैं। तो हम इन सभी को ले सकते हैं। और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन और आंसर बन जाता है डी। तो दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब हमारे तीनों क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं थर्ड केस स्टडी के ऊपर। केस स्टडी नंबर 3, तो इसको सीरियल को हम यहां से डिलीट कर देते हैं। बैंक जेड इज न्यूली इस्टेब्लिश्ड बैंक, तो ये एक बैंक है जो नया इस्टेब्लिश हुआ है। एज पार्ट ऑफ इट्स फंड्स डिप्लॉयमेंट पॉलिसी, द मैनेजमेंट डिसाइड दैट मोस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स रेज्ड shall be invested in securities initially and gradually lending shall be increased by ensuring that loan quality should remain good। तो बैंक के बोर्ड ने क्या डिसाइड किया कि जितना भी डिपॉजिट हम कलेक्ट करेंगे, जैसे जैसे कलेक्ट करेंगे डिपॉजिट को, हम उसको कहाँ इन्वेस्ट करते जाएंगे। इनिशियली हम उसको सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देंगे बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली सेफ, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और धीरे धीरे करके फिर हम अपनी लैंडिंग को इंक्रीज करेंगे। लैंडिंग को इंक्रीज करते समय हम लोन क्वालिटी का बहुत ध्यान रखेंगे। बैंक ऑल्सो डिसाइडेड दैट इट विल एस्टैब्लिश सब्सिडरीज एंड ज्वाइंट वेंचर्स ओनली आफ्टर 5 years। तो बैंक ये भी डिसाइड करता है कि अगर हमने कोई सब्सिडी फ्लोट करनी है, कोई ज्वाइंट वेंचर प्रमोट करनी है, तो अभी नहीं करेंगे, वो 5 साल के बाद करेंगे। Bank starts creating its investment portfolio by purchasing SLR and non-SLR securities which comprise government securities, other approved securities, shares, debentures and bonds। तो डिपॉजिट जो बैंक के पास कलेक्ट होता है उसको बैंक इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है और एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्ड करता है और इसमें दोनों ही तरह की सिक्योरिटीज़ को परचेज किया जाता है। जो एसएलआर के लिए क्वालिफाई करती हैं वो भी, जो एसएलआर के क्वालिफाई नहीं करती वो भी। और इनमें सिक्योरिटीज़ कौन कौन सी हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ हैं, शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं एंड बॉन्ड्स हैं। अब हमने कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पहला क्वेश्चन है, What will be classification of these investments according to extant RBI guidelines? ये जो हम परचेज करेंगे सिक्योरिटीज़ को, इनको हम क्लासीफाई कैसे करेंगे, इनका क्लासिफिकेशन क्या होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की करंट डायरेक्शंस के मुताबिक।
तो ये क्लासिफिकेशन होगा HTM, हेल्ड टू मैच्योरिटी क्लासिफिकेशन, अवेलेबल फॉर सेल AFS, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग HFT, या हेल्ड टू मैच्योरिटी तो या ये जाएगा हेल्ड टू मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये कैटेगरीज हो गई 3। सी, हेल्ड टू मैच्योरिटी, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, अवेलेबल फॉर सेल एंड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। तो यहाँ पे ये 4 कैटेगरीज बन गई, हेल्ड टू मैच्योरिटी, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, या हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। तो हमने बताना है जो सिक्योरिटीज हम परचेज कर रहे हैं वो एक्सटेंट आरबी गाइडलाइंस के मुताबिक इनमें से उसका क्लासिफिकेशन क्या रहेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन के जो करंट क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक इसको हमने 3 कैटेगरी में सेग्रीगेट करना होता है। तो ये 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? पहली कैटेगरी इसके अंदर होती है हेल्ड टू मैच्योरिटी, HTM कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी हमारी होती है AFS, अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरी। और तीसरी कैटेगरी हमारी कौन सी होती है? तीसरी कैटेगरी होती है हमारी FVTPL, सो दैट इज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। और चौथी हमारी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, 3 ही होती हैं। लेकिन जो हमारी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, HFT है, वो EFVTPL का ही पार्ट है। यानी हमारी मेन 3 ही क्लासिफिकेशंस हैं। तो पहले HFT कैटेगरी होती थी, नो दैट HFT कैटेगरी इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ FVTPL, जो नई कैटेगरी क्रिएट की गई है। तो अगर हम इसको सामने रखते हैं तो हमारा आंसर बन जाता है B। So B is our answer. तो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, नंबर 2 के ऊपर। सो HFT इज अ सब पार्ट ऑफ FVTPL। क्वेश्चन नंबर 2, तो मैं इसको जरा स्पेस को खाली कर दूं। सम ऑफ दीज सिक्योरिटीज, ये जो सिक्योरिटीज की बात चल रही है, सम ऑफ दीज सिक्योरिटीज हैव बीन अक्वायर्ड बाय द बैंक विद द ऑब्जेक्टिव to collect contractual cash flows. These securities will become part of which of the following? तो इनमें से कुछ सिक्योरिटी जो बैंक परचेज करेगा उसमें बैंक का पर्पस, बैंक की इंटेंशन, बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि बैंक इनका कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज कलेक्ट करेगा। सो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो मीन्स जब हमने इसको परचेज किया तो जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इसके कैश फ्लोज कलेक्ट किए जाएंगे। तो अगर ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज कलेक्ट किए जाएंगे तो फिर ये सिक्योरिटीज इनमें से किसका पार्ट बनेंगी? सो 3 ही तरह की सिक्योरिटीज हमारी हैं, HFT की, अवेलेबल फॉर सेल की, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस की, या HTM की। तो ये किसका पार्ट बनेगा? तो ध्यान रखना है, बैंक ने जो इन्वेस्टमेंट किया इन सिक्योरिटीज़ के अंदर, तो बैंक ने कलेक्ट करना है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को। उस पर्पस के लिए ये इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं। तो कहाँ इसको क्लासीफाई करेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस कहती हैं कि जब हमने कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को कलेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट किया है तो इट मीन्स हम इनको मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे। और जब हम मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो ये बन जाएगी HTM कैटेगरी। तो हम इन सिक्योरिटीज़ को HTM कैटेगरी में इंक्लूड कर लेंगे। सो दिस इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। केस स्टडीज, जैसा आपको पता है, आपके पेपर के अंदर एक मेजर वेटेज इसका होने जा रहा है। और फिर 1, 2, 3 केस स्टडी से काम नहीं चलने वाला, हमने काफ़ी सारी केस स्टडीज़ करनी है ताकि हम अंडरस्टैंड करें कि केस स्टडीज़ को डेवलप कैसे किया जाता है। और केस स्टडीज़ कुछ हमें रेडीमेड आंसर्स मिल जाएं, अगर उनमें से क्वेश्चंस आ गए
तो हम उनको हैंडल कर सकें। अदरवाइज़ हमारी मेन प्रिपरेशन करनी है कि केस स्टडी क्वेश्चन को हैंडल हमने कैसे करना है। फ्रेंड्स, अगर आप काफ़ी सारी केस स्टडीज चाहते हैं तो PDF फॉर्मेट में ये केस स्टडीज़ हमारी ऐप के अंदर या हमारी वेबसाइट के अंदर अवेलेबल हैं। तो हमारी ऐप है दिस वन, तो आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, इसी नाम से है, इंस्टॉल कर लेना। फिर उसके स्टोर सेक्शन में चले जाना, तो उसके स्टोर सेक्शन के अंदर आपको ये कोर्स मिल जाएगा, हमारी ऐप के अंदर भी और हमारी वेबसाइट के ऊपर भी ये आपको मिल जाएगा। तो आपने अगर बहुत सारी केस स्टडीज़ करनी है जो आपको प्राइमरीली करनी चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे इसके अंदर। और ये जो केस स्टडीज़ हैं PDF केस स्टडीज़ होंगी, जिनको आप मोबाइल में भी देख पाएंगे और लैपटॉप में भी देख पाएंगे। लैपटॉप में देखने के लिए हमने इसमें एक वीडियो फाइल में इसको कन्वर्ट किया हुआ है और इस वीडियो फाइल के अंदर आपको लैपटॉप में देखने की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। आज के सेशन के साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन जुड़ा हुआ है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। सेशन अगर आपको यूज़फुल लग रहा है तो मेरा रिक्वेस्ट है इसको लाइक ज़रूर करें और इसके लिंक को अगर आप कॉपी करके शेयर कर लेते हैं आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, तो बहुत सारे और स्टूडेंट इस केस स्टडीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशंस मिल रही होंगी या हो सकता है ना भी मिले। तो नोटिफिकेशंस अगर आपको रेगुलरली लेनी है तो सब्सक्रिप्शन के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर पुश कर दें, उससे सारी की सारी हमारी नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिलती रहेंगी। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर, केस स्टडी नंबर 3 को लेकर के। तो ये हमारी वही केस स्टडी है। तो क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ दी सिक्योरिटीज आर हेल्ड फॉर एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट पर्पस। इनमें से कुछ सिक्योरिटी जो भी हम परचेज करते हैं तो कुछ हम ALM पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इन दिस केस बैंक्स इंटेंट इज़ फ्लेक्सिबल। तो इस केस में बैंक की जो इंटेंशन है वो फ्लेक्सिबल है। इसमें बैंक उनको होल्ड भी कर सकता है टिल मैच्योरिटी और सेल भी कर सकता है बिफोर मैच्योरिटी, यानी इसमें दोनों ही ऑप्शन बैंक यूज़ कर सकता है। तो इस पोर्शन को हम कहाँ क्लासीफाई करेंगे? सो दिस पोर्शन विल बी क्लासीफाइड एज, तो वही हमारे ग्रुप्स हैं, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में क्लासीफाई करेंगे, अवेलेबल फॉर सेल में क्लासीफाई करेंगे, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस में क्लासीफाई करेंगे या हेल्ड टू मैच्योरिटी में क्लासीफाई करेंगे। तो क्या कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रूल? RBI का रूल कहता है कि अगर हम इनको ALM पर्पस के लिए यूज करने वाले हैं तो ये हमारी अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरी में रख लेंगे हम। तो अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरी मीन्स आवर आंसर इज B। तो चलिए एक क्वेश्चन और है इस केस स्टडी का, उसको भी देख लेते हैं। आउट ऑफ दीज ऑन विच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज वैल्यूएशन विल बी एट करंट मार्केट प्राइस। इनमें कुछ सिक्योरिटीज की कैटेगरी ऐसी है जिनका जो वैल्यूएशन हम करते हैं वो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर करते हैं। उसको हम कहते हैं मार्केट टू मार्केट वैल्यूएशन, यानी 31 मार्च को जब हम इनको बैलेंस शीट में लेंगे तो जो उस समय की करंट प्राइस के रूल्स होंगे हम उन रूल्स को फॉलो करते हुए इनकी वैल्यूएशन करेंगे। तो आपको बताना है इनमें वो कौन सी कैटेगरी है सिक्योरिटीज़ की जिसकी वैल्यूएशन करंट प्राइस के ऊपर होनी है। तो ये 4 तरह की आपकी सिक्योरिटीज़ हैं, तो देखिए किसकी वैल्यूएशन करंट प्राइस के ऊपर होनी है। फ्रेंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस कहती है कि जो करंट वैल्यूएशन हमने लेनी है वो हमने लेनी है किन सिक्योरिटीज़ की? सो करंट वैल्यूएशन हमने लेनी है B की एंड C की। तो कैटेगरी B एंड कैटेगरी C, क्योंकि ये वो सिक्योरिटीज़ हैं जो बेसिकली हम किसी भी समय बेच सकते हैं। HTM वो सिक्योरिटीज़ हैं जो हमने बेचने के लिए नहीं रख रहे, इनको हम मैच्योरिटी तक होल्ड करने के लिए रखेंगे।
तो इसीलिए जो इनकी वैल्यू ली जाएगी वो इनकी कॉस्ट प्राइस ले ली जाएगी। लेकिन जो बाकी दो हैं तो उनके अंदर हम अवेलेबल फॉर सेल है या फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है, जिसमें HTM HFTV आ जाएंगी। तो उनके केस में हम लेंगे करंट वैल्यूएशन का फंडा। वेल फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि ये 3 केस स्टडीज डिस्कस करने के बाद यू विल बी एबल टू हैंडल मैनी मोर केस स्टडी अकाउंट क्वेश्चंस। लेकिन फिर वही एक मैं बात, केस स्टडी के क्वेश्चन को अगर हमने हैंडल करना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? क्या ज़रा मुझे टाइप करके बता सकते हैं चैट बॉक्स में कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहेगी हमारी अगर हमने केस स्टडी के क्वेश्चन को हैंडल करना है? यस, तो हमारा पूरा जोर जो है वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होना चाहिए। तो अगर हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, अगर रूल हमें आता है, अगर एक्ट हमें आता है, अगर गाइडलाइन हमें आती है, तो फिर उन गाइडलाइन को हम अप्लाई करके केस स्टडी क्वेश्चन के आंसर्स दे सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को अब हम वाइंड अप करते हैं। अगर कोई आपकी किसी प्रकार की क्वेरी हो तो उसको आप इस ईमेल आईडी के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। हम उसको सूटेबली आंसर करेंगे ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप हमें मेल कर सकते हो, अपनी क्वेरी को यहाँ पोस्ट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छी सी प्रिपरेशन करिए और बहुत अच्छी करिए प्रिपरेशन। थैंक यू।